स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में झारखंड टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट 30 CDP जीके देखेंगे, जो कि आपके झारखंड टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो होगा ही, साथ ही साथ अगर आप बिहार टेट, MP टेट, UP टेट जैसे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पर आपका CDP से प्रश्न आता है दोस्तों, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप भी आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने कितना सही किया दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 2012 का प्रश्न है दोस्तों, आपके झारखंड टेट का कक्षा 1 से 5 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं क्लास फर्स्ट, वो भी कक्षा 1 से 5 के लिए इम्पॉर्टेंट है और 2011 में वो प्रश्न जो है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो ये है, देखिए चलिए इसका आप जवाब भी देते चलिएगा। एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है, कब से होता है दोस्तों? वयस्क अवस्था के दौरान, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या जन्म से? बताइएगा। जो रचनात्मक विकास है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव जो स्टेट है या डेवलपमेंट है, वो कब से होता है दोस्तों? सही उत्तर क्या रहेगा आपके हिसाब से दोस्तों? एक बच्चा जो है सृजनात्मक, उसमें सृजनात्मक विचार कब से आने लगता है, वो रचनात्मक काम कब से करने लगता है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाल्यावस्था के दौरान। देखिए अगर कोई बच्चे को हम खिलौने दे देते हैं तो खिलौनों को तोड़ कर देखता है कि उसके अंदर क्या है, तो जो है ये उसकी रचनात्मकता को बता रहा है कि वो देखना चाहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है कि उसके अंदर क्या है दोस्तों। तो ये जो है बाल्यावस्था के दौरान ही प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था की अवधि क्या है दोस्तों? तो 6 से 12, इससे आप याद रखिएगा। 6 से 12 जो वर्ष है बाल्यावस्था का अवधि है। शैशवावस्था का कितना होता है? तो 0 से 5 होता है। कहीं कहीं पर आपको इसी में 6 भी दिखाई देगा, 0 से 6 भी दिखाई देगा, इसे आप समझिएगा। 12 से जो है 18 जो है किशोरावस्था है और 18 से ऊपर अगर होगा तो प्रौढ़ावस्था। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है। अपव्ययी मतलब दोस्तों उसका थोड़ा सा कम कारक, पूरी तरह से हम उसे दोषपूर्ण नहीं मान सकते। थोड़ा कारक क्या है? शिक्षण विधि, समय और पैसा, पैसे और समान, समय और ऊर्जा। बताइएगा। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है, धीमा अधिगम प्राप्त करता है, तो अपव्ययी कारक क्या हो सकता है? सही उत्तर आपके हिसाब से क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षण विधियाँ। फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हम पूरी तरह से शिक्षण विधि को धीमी गति से सीखने का कारण नहीं मान सकते, इसलिए इसे अपव्ययी कारक कहा गया है। मतलब उसका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो शिक्षण विधियाँ ही आएगा। अगर एक बच्चा धीमा सीख रहा है तो शिक्षण विधियाँ कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार है। एक शिक्षक को इस बच्चे के अनुरूप जो है अपनी शिक्षण विधि को जो है बदलना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, नियमित कार्य की आदत बनाता है, विषय प्रभावित होता है, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। देखिए अल्प अवधि मूल्यांकन में दोस्तों केवल थोड़े समय के लिए मूल्यांकन किया जाता है और ज़्यादा समय किस में दिया जाता है? तो अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, अध्ययन के लिए इसमें बहुत समय प्रदान किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कर्ता क्रिया व्याकरण से संबंधित है, तो शिक्षक उसकी मदद कैसे कर सकता है दोस्तों? कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर, उसे डांट कर और सज़ा देकर, उसे 10 बार लिखने को कहकर, व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। अगर वो कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो उस बच्चे पर दोस्तों एक शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए और उदाहरण देकर समझाना चाहिए ताकि वो इसे गलती ना करे। क्योंकि अगर देखिए प्रश्न में गलती करता है बोल रहा है तो इसलिए ये समझाने की आवश्यकता है। अगर उसे समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप व्याकरण के नियमों को फिर से बताएंगे।
अगर प्रश्न ऐसा रहता कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप व्याकरण के नियमों को फिर से बताएंगे, और अगर इसमें बोल रहा है कि वो गलती करता है तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, उदाहरण देकर जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रेरणा के बाद आना चाहिए इनाम को, फटकार को, ज्ञान को या प्रोत्साहन को। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए दोस्तों प्रेरणा के बाद? तो देखिए दोस्तों, हमें पता है सकारात्मक हमें जो है शब्द देखना है, तो फटकार तो ये नहीं रहेगा। इनाम तो ये जो है बाहरी जो है अभिप्रेरणा है, ये भी नहीं आएगा। ज्ञान तो हम मतलब शिक्षा तो प्रदान किया ही जाता है स्कूल में। प्रेरणा के बाद दोस्तों प्रोत्साहन देना ज़रूरी है ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। प्रोत्साहन ज़रूरी है दोस्तों। आप प्रेरणा जो है मोटिवेशन ही है, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन भी वही है। आप इसे समानार्थी पर्यायवाची शब्द समझ कर चलिए, आपके जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है रट कर पढ़ना, लिख कर पढ़ना, मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, उदाहरणात्मक तुलना करना। बताइए दोस्तों, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका क्या हो सकता है? अगर कोई हम नए कुछ सीखने जा रहे हैं तो एक कुशल तरीका क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन को देखकर बताइएगा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों उदाहरणात्मक तुलना करके। हम मतलब तुलना करके सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर से बच्चे सीख सकते हैं, और उदाहरण के माध्यम से। तो इसमें जो ज़रूरी है दोस्तों उदाहरण से या उदाहरण द्वारा जो है सिखाया जाए, ये कुशल तरीका। देखा, रट कर पढ़ना ये तो पूरा नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। लिख कर पढ़ना, लिख कर तो पढ़ते ही हैं दोस्तों, तो ये कुशल तरीका में नहीं आएगा दोस्तों। मशीन के द्वारा पढ़ाई करना ये तो बिल्कुल मतलब ये सिलेबस से ही बाहर चला गया। आपको अगर सीखना है कुशल तरीका से तो आपको उदाहरण के माध्यम से, तुलना करने के माध्यम से सीखना होगा। आप किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना करके अध्ययन करेंगे तो आपको दोनों वस्तुओं का जो है अच्छे से ज्ञान होगा दोस्तों, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या ज़्यादा है, इन सब की। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, स्मरण के अंतर्गत होता है वर्ताव, पठन एवं लेखन, प्रभावी व शिक्षण, धारण एवं अनुसरण। अब बताइए दोस्तों, स्मरण या स्मृति या याददाश्त के अंतर्गत क्या होगा? तो देखिए, वर्ताव तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यवहार, पठन एवं लेखन तो इसमें आएगा ही नहीं, प्रभावी एवं शिक्षण भी नहीं आएगा। तो स्मरण में क्या आता है दोस्तों? धारण एवं अनुसरण आता है। धारण मतलब हम कुछ भी पढ़ते लिखते हैं उसके धारण करने की क्षमता, और उसे अनुसरण आचरण में मतलब लाने की क्षमता। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा सातवां का। आप दोस्तों ज़रूर बताइएगा लास्ट में कमेंट में आपने कितना सही किया, और वीडियो के दौरान ही दोस्तों आप जो है आंसर लगाते चलिएगा। आपके हिसाब से एक मन में आंसर सोच लीजिएगा कि ये हो सकता है। आठवां प्रश्न ध्यान दीजिए, शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण वर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है? अगर आप एक शिक्षक हैं और गैर मित्रतापूर्ण आप वर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो कैसा वातावरण तैयार हो सकता है दोस्तों? आमोद प्रमोद समय, खेलकूद समय, भय और विस्मय, स्वयं अभिव्यक्ति। बताइए। तो इसका आसान सा जवाब है दोस्तों, आपको पता ही होगा। अगर शिक्षक जो है गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा है तो इससे भय और विस्मय ही बढ़ेगा बालक में या बच्चों में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक, निरंतर। क्या रहेगा आपके हिसाब से? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निरंतर। शिक्षा दोस्तों एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है, हमें पता है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें सिलेबस दिया जाता है, कैरिकुलम प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरी तरह से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें लेख लिखे होते हैं। तो देखिए, शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक बच्चा, बालक या जो बूढ़ा है या कोई भी व्यक्ति है वो निरंतर सीखता है शिक्षा। अगर आपको पूछा जाए कि विद्यालय में शिक्षा प्रदान किया जाता है वो कैसा है, तो आप इस कंडीशन में कहेंगे कि वो शिक्षा जो है वो औपचारिक होता है, क्योंकि एक नियम के तहत आपको जो है प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा को ही पूछा है, लेकिन आपको जो शिक्षा प्रदान किया जाता है विद्यालय में औपचारिक होता है। आप कहीं पर भी किसी दोस्त अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा होता है। 10वां प्रश्न देखिए, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है दोस्तों? पोशाक मतलब जो आपका शर्ट है, पैंट, कमीज, मतलब आपका वस्त्र,
वो किस लिए आवश्यक होता है? स्तर का अंतर, फैशन विवरण, समानता, अधिमान। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में अंग्रेजी में भी जो है यह क्वेश्चन छपा होगा, जो अंग्रेजी माध्यम वाले रहेंगे उनके लिए। तो देखिए दोस्तों, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किसके लिए आवश्यक होता है? तो समानता के लिए। प्रत्येक बच्चा दोस्तों एक ही पोशाक पहनकर जाता है एक स्कूल में, तो ये समानता को दर्शाता है दोस्तों। इसमें भेदभाव नहीं हो पाता। ये बिल्कुल सभी के लिए नियम होता है कि आप ये वाला जो है आप ड्रेस कोड रखिए, तो इसमें समानता का जो है सभी में भाव पैदा होता है। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को चाहिए वैसे ही रहने देना जैसा कि वह है, डांटना और रोकना, सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने तनाव एवं चिंतन की अवस्था कहा है या तूफान की अवस्था। तो इस अवस्था में शिक्षक को चाहिए कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, सतर्क रहे दोस्तों, और उनके जो सतर्कपूर्ण व्यवहार से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, अवरुद्ध प्रश्न, मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। बताइए दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपने बच्चों में सोच विचार कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रश्न देंगे बच्चों को? क्या अवरुद्ध वाला प्रश्न देंगे? बिल्कुल नहीं। अवरुद्ध मतलब तो रुकावट हो गया। मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न, तो देखिए मूल पाठ के अध्ययन पर ही आधारित प्रश्न आप देंगे तो उनमें सोच विचार कैसे विकसित होगा? वो तो बिल्कुल उसी से उत्तर निकाल देंगे। व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, व्यक्तिगत नहीं देना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तथ्यात्मक, तथ्यपरक दोस्तों, जिसमें वो तर्क करे, सोचे समझे किस प्रकार से इसको उत्तर आया। तो देखिए सोच विचार को बढ़ाने के लिए तथ्यात्मक जो है प्रश्न जरूरी है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है उच्च बौद्धिक क्षमता, समस्याओं के समाधान की क्षमता, चित्रकारी में निपुणता, परीक्षा में उच्च अंक पाना। बताइए, एक रचनात्मक बालक है, एक क्रिएटिव बालक है, उसकी विशेषता क्या होगी दोस्तों? क्या वो परीक्षा में उच्च अंक पाता है? उच्च बौद्धिक क्षमता, समस्याओं के समाधान की क्षमता, चित्रकारी में निपुणता। तो देखिए दोस्तों, ये तो सभी है, एक रचनात्मक बालक में ये होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति में हो सकता है दोस्तों। लेकिन एक रचनात्मक बालक की विशेषता जो है सभी बच्चों में होती है। क्या? तो समस्याओं के समाधान की क्षमता, ये सभी रचनात्मक बच्चों में पाया जाएगा कि वो समस्याओं के समाधान अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाते हैं समस्या आने पर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। ये देखिए चरण जो है जिन पियाजे द्वारा दिया गया है, आपको पता ही होगा। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष है। तो कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। तो बताइएगा सही क्रम क्या है इसका? कौन सा क्रम पहला आता है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, संवेदी पेशी अवस्था पहले आता है, फिर दूसरा में पूर्व संक्रियात्मक या प्रचालनात्मक अवस्था, फिर ठोस क्रियाएं या मूर्त अवस्था, औपचारिक क्रिया या अमूर्त अवस्था। दोस्तों बहुत से नाम हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये जिन पियाजे की अवस्था है और ये सही क्रम है दोस्तों, फर्स्ट वाला। पूर्व संक्रियात्मक ये बिल्कुल नहीं आता, पहले में ये भी नहीं आता। संवेदी पेशी अवस्था आता है, संवेदी पेशी ये डी, फिर ये औपचारिक आगे ये नहीं रहेगा, यहाँ पर मूर्त रहेगा या ठोस। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे संवेदी पेशी अवस्था या गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्री जैसे आँख, नाक, कान के माध्यम से सीखता है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। आपको याद रखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, इस अवस्था में बालक, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें किसी वस्तु को देखकर वो मूर्त विचार करने लगता है दोस्तों, तो इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे के नियम को नहीं जानता। जैसे 2 और 2 4 होता है दोस्तों, ये तो पता होगा इस अवस्था में, लेकिन 4 कैसे में आया उस नियम को नहीं जानता। ऐसे इसमें होता है। साथ ही साथ सॉरी दोस्तों, जो भी मैं बताया हूँ
वो दूसरा के लिए रहेगा, अभी जो बताया हूँ वो दूसरा के लिए रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए इसमें रहेगा वो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये आता है दोस्तों संरक्षण। आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में पूछा जाता है संरक्षण। संरक्षण जैसे दोस्तों एक गिलास है दोस्तों और एक थोड़ा चौड़ा वाला बर्तन है। अब इसमें हम पानी रखते हैं, इसमें है आप मान लीजिए 100 ml पानी है और इसमें भी 100 ml पानी है दोस्तों। ये जिन पियाजे का प्रयोग है दोस्तों। अब इसमें बालक से पूछा गया कि इसमें ज़्यादा पानी है दोस्तों, तो बच्चे का जो है आंसर आया फर्स्ट, गिलास में। गिलास में जो है ज़्यादा पानी है, क्योंकि वो इसके पीछे के नियम को नहीं समझ पाया कि इसका आयतन जो है इधर बड़ा है और वो गिलास वाले जो ऊपर ऊंचाई है उसी देखकर उसे उस बच्चा का जवाब आया कि इसमें जो है गिलास में पानी ज़्यादा है। तो ये संरक्षण इसी में होता है, जो नियम को मतलब इसमें से वो समझ नहीं पाता मूर्त अवस्था में। ये भी पूर्व संक्रात्मक अवस्था में ही आएगा लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसे मैं क्लियर करूँगा। संरक्षण जो है हाँ दोस्तों, संरक्षण जो है ये समझ नहीं पाता। अगर हम इसमें बोलेंगे तो संरक्षण को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दूसरा है दोस्तों उसमें समझ नहीं पाता, तीसरा में ये गुण आ जाता है दोस्तों, समझने लग जाता है। तो इसे याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको पूछा जाएगा अगर प्रश्न में कि संरक्षण को समझ नहीं पाता तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और संरक्षण को समझ जाता है पूरी तरह से तो मूर्त अवस्था में। आप इसे याद रखिएगा। चौथा देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष की होती है दोस्तों। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है और बच्चा जो है वैज्ञानिक तर्क, वैज्ञानिक के आधार पर सोचना समझना प्रारंभ कर देता है। चौथी अवस्था में इसे अमूर्त अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न देखिए, बच्चा केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। एक निश्चेष्ट दर्शक, बच्चे का एक सक्रिय साथी, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक या एक सख्त अभिभावक, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका बच्चे का एक सक्रिय साथी के रूप में होता है। एक मित्रपूर्ण व्यवहार होना चाहिए दोस्तों शिक्षक में, लेकिन अधिक भी नहीं होना चाहिए। आप अगर बच्चे को कहीं बाहर मिलते हैं दोस्तों, स्कूल के बाहर, तो व्यवहार मित्रतापूर्वक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। स्कूल के अंदर आपका व्यवहार मित्रतापूर्वक होना चाहिए, लेकिन स्कूल के बाहर आपका व्यवहार गंभीर होना चाहिए एक आपके छात्र के प्रति। और एक सक्रिय साथी जो है अपने शिक्षक से, एक सक्रिय साथी होने के नाते एक शिक्षक से प्रश्न करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, इसलिए शिक्षक को एक मित्रपूर्ण व्यवहार कक्षा में, विद्यालय में करना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ, पढ़ने के साथ। क्या रहेगा सही उत्तर? तो देखिए, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है दोस्तों सुनने के साथ। देखिए, हमें पता है क्रम होता है, आप इसे याद रखिएगा, आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम बोलते हैं शुभोपली, शुभोपली। पहले आता है दोस्तों सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, शुभोपली बोलते हैं इसे। एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त सबसे पहले होती है सुनने से, मतलब शुभोपली, तो इसमें सुनने के साथ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व को किस रूप में समझाया जाता है? केवल बुद्धि, मुखी वैशिष्ट्य, कठोर बर्ताव, व्यक्तिगत प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व जो है किसी एक व्यक्ति से ही संबंधित होता है, तो इसे व्यक्तिगत प्रभाव से ही समझाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, थकावट के लक्षण है वजन में कमी, भूख की कमी, काम में रुचि कमी, लंबाई की कमी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम शिक्षण मनोविज्ञान की अगर बात करें तो अगर एक बालक जो है थका हुआ है, एक बालिका थकी हुई है, तो किसी कार्य में वो रुचि नहीं ले पाते दोस्तों, कमी आती है, तो थकावट के लक्षण में ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अतः एक शिक्षक को रुचिपूर्ण जो है और प्रोत्साहक पूर्ण जो है कक्षा का वातावरण बनाना चाहिए, ताकि उनके थकावट जो है दूर हो और उनमें काम में जो है रुचि लगे, काम में, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मनोभाव विकसित होता है शैशव काल में, बचपन में, प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था में, बताइए मनोभाव।
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मनोभाव जो है शैशव काल में ही विकसित होने लगता है। याद रखिएगा, 0 से 5 वर्ष में। 20 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ताव व्यवहार समस्याओं की 2 विधियां क्या है? व्यवहार समस्याओं की 2 विधि, प्रतिकार और शक्ति, रोकथाम और सजा, लाड़ प्यार और प्रेम, इंतजार और निगरानी। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड टेट के लिए 2012 में कक्षा 1 से 5 में पूछा गया प्रश्न है ये सभी। इसके बाद हम एक पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे दोस्तों। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और झारखंड के जितने भी दोस्त हैं वो सभी शेयर ज़रूर कीजिए व्हाट्सएप में। इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि पहुंच पाए। आपको फ्री में जो है यहाँ पर CDP क्लास दिया जाएगा। वर्ताव समस्याओं की 2 विधियाँ हैं दोस्तों, साथ ही साथ आपको हिंदी, साइंस जो है, GK GS है, ये प्रदान किया जाएगा इसी चैनल पर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, व्यवहार समस्या की 2 विधि है, इंतजार और निगरानी। देखिए बच्चों को अगर आप कुछ परेशानी है दोस्तों, तो तुरंत आपको उसकी समस्या का समाधान नहीं करना है। आप एक शिक्षक होने के नाते आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और थोड़ा सा उसमें आपको निगरानी देना है। उसके बाद आपको जो है इसका पालन करना है, इंतज़ार और निगरानी का। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, याद रखिएगा। तुरंत आपको जो है समस्या का समाधान नहीं करना है एक शिक्षक होने के नाते। 21 नंबर प्रश्न, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, ज्ञान अर्जन की विशेषताएं, शिक्षा पश्चात समीक्षा, और ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा, शिक्षण योजना आपने सुना ही होगा दोस्तों, पाठ योजना, लेसन प्लान। तो शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, जैसे कुछ भी उसमें जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें आपके बाहरी जीवन से आपको उसको जोड़ना है वास्तविक जीवन से। ज्ञान अर्जन की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। शिक्षा पश्चात समीक्षा, मूल्यांकन जरूरी है दोस्तों, समीक्षा कि बालक बालिका ने कितना सीखा, ये लेसन प्लान में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा प्रदान किया जा रहा है और कोई व्यक्ति या बालक बालिका हैं वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। शिक्षा का वही उद्देश्य है दोस्तों जिसमें बालक बालिका स्वयं निर्णय कर सके। तो ऑप्शन बी अस्तित्ववाद का भी विशेषता है, प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सहशिक्षा प्रणाली जहाँ विद्यार्थी होते हैं, तो देखिए दोस्तों हमें पता है सहशिक्षा मतलब साथ शिक्षा, और साथ शिक्षा में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। केवल लड़के नहीं पढ़ते, केवल लड़कियां नहीं पढ़ती, बच्चे और माता पिता इसमें जो है इसमें सहशिक्षा में भी आते हैं दोस्तों। मीटिंग के दौरान कहीं कहीं पर आपको बुलाया जाता है एक अभिभावक को। J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं कठोर कार्य और विराम, अनुभूति और कार्य, जानना, महसूस करना, इच्छा, तरीके का प्रयोग। तो देखिए दोस्तों, J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस मन की क्रियाकलाप है जानना दोस्तों, जिज्ञासु प्रवृत्ति, महसूस करना किसी चीज़ को, और इच्छा। इच्छा मतलब जिज्ञासा ही, जानने की इच्छा, जानना भी वही है। तो ये जो है दोस्तों आपकी मानस क्रियाकलाप में सम्मिलित होता है हर्बर्ट के अनुसार। याद रखिए, इसे इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है दोस्तों? ये कथन किसका है? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, बताइए। थॉम्पसन, पेस्टोलॉजी, जॉन स्टुअर्ट, अरस्तु। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना दोस्तों ये परिभाषित किया है अरस्तु ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, ये भी अरस्तु द्वारा ही कहा गया है। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूली दिनों में, उसके जन्म से, जब वह चलना प्रारंभ करता है वयस्क दिनों में। बताइए, एक बच्चे की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? तो एक बच्चे की शिक्षा दोस्तों उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करता है? स्पर्श दोस्तों छूकर, गंध की अनुभूति, स्वाद, सुनने की अनुभूति, एक वस्तु की संरचना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को छू रहे हैं तो हम उस वस्तु की संरचना को जानने में समर्थ हो पाते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है दोस्तों? संतुलन दोस्तों नेत्र, मस्तिष्क, कान, नाक। संतुलन स्थापित, जैसे हमारे हमारे शरीर का संतुलन केंद्र क्या है?
तो हमें पता है मस्तिष्क है, तो यही इसका भी आंसर है। चेतना का जो है संतुलन केंद्र मस्तिष्क है, याद रखिएगा। कमेंट में आप भी आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है? इकाई योजना, शिक्षा योजना, सूक्ष्म शिक्षा योजना या मूल्यांकन साधन? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से सूत्रपात, मतलब किसका सूत्रपात जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है? तो किसका हुआ है दोस्तों? तो इकाई योजना का हुआ है। इकाई योजना दोस्तों यूनिट प्लान, यूनिट प्लान के बाद दोस्तों लेसन प्लान बनाया जाता है। यूनिट प्लान में अगर आपके पास 5 यूनिट है तो उसको आप 10 लेसन में जो है आप कंप्लीट करते हैं, ऐसा कुछ नियम होता है, आपको पता ही होगा। तो इकाई योजना का जो है सूत्रपात हुआ था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है दोस्तों? 0 से 2.5 वर्ष, 2.5 से 6 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 21 वर्ष से अधिक? बताइए सृजनात्मक विकास कब से होता है दोस्तों? इम्पॉर्टेंट है, आप भी आंसर बताइएगा इसका। 30 प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जितने भी देख रहे हैं दोस्तों सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 से 19 वर्ष। देखिए सृजनात्मक विकास होता है बोला जा रहा है, इसमें पूर्ण हो जाता है, या मतलब इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि पूर्ण हो गया है, सृजनात्मक विकास होता है। तो विकास जो है दोस्तों 13 से 19 वर्ष में आ जाता है, बाल्यावस्था के दौरान और किशोरावस्था के दौरान। देखिए इसमें किशोरावस्था के अंतर्गत इसमें सम्मिलित किया गया है कि उसमें सृजनात्मक जो है विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में प्रारंभ हुआ रहता है आपके जानने की इच्छा और सृजनात्मक सोच, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपका अगर ऑप्शन के अनुसार चलें तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। 21 वर्ष से अधिक हुए तो प्रौढ़ावस्था आ गया, तो ऑप्शन के अनुसार सी ही सही उत्तर होगा दोस्तों। आपको ऑप्शन को भी काटना आना चाहिए एग्ज़ाम में। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए, झारखंड शिक्षक पात्रता पेपर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो लाएंगे दोस्तों इसमें CDP का, हिंदी का, साइंस का, GK GS का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।